चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरित्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् ॐ धन्वन्तरये नमः। लौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरित्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् ॐ धन्वन्तरये नमः। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे। इसमें हम अन्नपान विधि जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। नया अध्याय शुरू है। 17वां जो अध्याय है। एक मिनट रुकिए। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निज हाँ, अब मैं यहाँ पे चरक संहिता लेके आता हूँ। अन्नपान विधि का 5वां नंबर का श्लोक पढ़ना है। आप लोगों में से कोई पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ूंगा ही। इसमें ये बता रहे हैं कि अन्नपान विधि के लिए जो भी हमारे द्रव्य हैं उनको अलग अलग वर्गों में इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। श्लोक नंबर 5वां देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि परमतो वर्ग संग्रहणाहार द्रव्याण्योनु व्याख्यास्यामः शुक धान्य क्षमी धान्य मांस शाक फलाश्रयान वर्गान हरित मध्यांबु घोरस्यक्षु विकारतान दशद्वाच परो वर्गो कृतन्नाहार योगिनाम रसवीर्य विपाकैश्च प्रभावैश्च प्रचक्षमहे। इसके आगे वर्ग क्रम के से आहार पदार्थों का व्याख्या करेंगे। यथा शुक वर्ग, शमी धान्य वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, अंबु वर्ग, गोरस वर्ग, इक्षु विकार वर्ग, कृतान्न वर्ग, आहार योग वर्ग। इन 12 वर्गों में सब द्रव्यों के रस वीर्य विपाक और प्रभाव का वर्णन करेंगे। ऐसा हमारे आचार्य चरक जी ने लिखा हुआ है। इसी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बताया है कि
शुक धान्य वर्ग मतलब क्या होता है? तो जैसे यव है, जौ है, गेहूं है, धान है। शमी धान्य वर्ग क्या होता है? तो शमी धान्य वर्ग में सेम है, मटर है, जितनी दालें आती हैं सब शमी धान्य में आती है। मांस वर्ग जो बोला है उसमें सभी तरह के नॉनवेज वाले मांस सब आते हैं। शाक वर्ग मतलब सारे हमारे जो ये है सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल सब आती हैं। फल वर्ग में क्या है? तो फ्रूट्स आते हैं। हरित वर्ग जो है उसमें सैलेड वगैरह आते हैं। मध्य वर्ग है उसमें सब तरह के मध्य मतलब वाइन्स आते हैं। अम्बो वर्ग मतलब हर तरह के पानी का वर्णन है। गोरस वर्ग मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इक्षु वर्ग मतलब गन्ने के रस और गन्ने के रस से बने हुए सब चीजें। फिर ताम्र वर्ग मतलब इसमें ग्रुप ऑफ फूड प्रिपरेशन अलग अलग आते हैं उस जमाने के हिसाब से। आज के जमाने में पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन ये सब अलग चीजें हैं, पास्ता वगैरह। तो इन वर्गों के रस, वीर्य और विपाक, विशिष्ट कर्म व प्रभाव के अनुसार व्याख्या करेंगे। चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं कि शुक्ल धान्यादि आहार द्रव्यों का वर्ग बनाना मतलब संग्रह कहलाता है। और रस विदेती मतलब प्रधान का विवेचन अल्प होने से प्रभाव का विवेचन अल्प होने से प्रभाव से कार्य करने वाले द्रव्यों का पाठ पृथक से किया गया है। रसादि के निर्देश को यथा योग्य ग्रहण करना चाहिए। जैसे रस बताए, मधुर रस का कोई द्रव्य है, अम्ल रस का है, लवण रस का है, वो वैसे का वैसे। और इसमें इतना बढ़िया बता रहे हैं चक्रपाणी जी की इस प्रकार इस अध्याय में सभी द्रव्यों के सभी रसों का अधिष्ठान नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आहार वर्ग जो है, ये जितना भी ग्रुप है ना अन्नपान विधि में, मेडिसिन नहीं है, ये सब अन्न पदार्थ है। कोई शुक धान्य है, कोई शमी धान्य है, खाने वाली चीजें जो है। जो भी हम हमारे पास पेशेंट आता है ना उसको हम मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन से थोड़ा द्वेष होता है सभी लोगों को। लेकिन हम खाने का चीजें देंगे तो खाना इंसान खाएगा। तो यहाँ पे अन्न के बारे में, अन्नम वृत्ति कराणम श्रेष्ठ। और शुक धान्य आहार द्रव्य में प्रधान होता है, इसलिए शुक धान्य को सबसे पहले बताया गया। अभी डॉक्टर प्रदीप सर जी आ गए हैं, तो आदरणीय सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट आप अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं? मैं इसको कर देता हूँ। जी। आप कर पा रहे हैं? हाँ ठीक है। तो आप ये 8वां नंबर का श्लोक पढ़िए। जी। अतः शोक धान्य वर्ग रक्तशालिम हर्षाली शालिम हाशाली कलम शकुनाहृत तूर्ण को दीर्घ शुकश्च गौरह पांडु लांगलो सुगंधिका लोहवाला शारीर व्याख्या प्रमाद का पतंगस्ता पनीयश्च ये चान्ये शाल्य शुभा शीतारसे विपाके च मधुरा स्वल्पमारुता वृद्धा वृद्धा अल्पवर्चस स्निग्धा व्रंगणा शुक्ल मूल मूत्रला रक्तशाली वर्षसे वर्ततेषां तृष्णा अग्नि तृष्णा घृणी स्त्रलापः महं स्तु स्यानु कलमस्त्यस्य पाप्यान् पैनु ततः परे यवका हायना पांशुवाप्या नैषधकादये शालीनां शाल्ये कुर्वन्त्या अनुकारं गुणागुणे शीतः स्निग्धो गुरु स्वादु स्निग्धो स्वादु स्वादुस्त्रो दोष घन स्थिरात्मक षष्टिकः प्रवरो गौरः कृष्ण गौरस्तु तनु च वर्को दाल कौ तीन शारदोज्वल दरदुरा गंधला कुरविंदश्च विंदाश्च षष्ठी काला काल्पांतर गुण मुद्रश्च अम्लपाकश्च गृह पित्तकरो गुरु बहुमूत्र पुरीशोष्मा त्रिदोषस्ते पाटलः सकोर दूषः श्याम पाकः कषाय मधुरो लघु वातलः कफ पित्तग्न शीतः संग्रहण शोषण अस्ति शामक निवार तोय पर्णि गवे दुका अस्ति काम्भ शामक शामक लोहिताणु प्रियंगवः मुकुंदो झिंटी गर्मटी चारुका अवकास्तथा शिबिरोत्कट जूर्णहा श्यामक सदृशा गुण वृक्षः शीतो गुरु स्वादुर्बहुः वात शक्र दव स्थैर्य रत कषायस्तु बल्य श्लेष्म विकार वृक्ष कषाय नुरथो
मधुरः कफ पित्तः मेधः क्रमी विषग्नश्च पल्यो वेणु यवो मतः संधानकर्ता द्वारोहरो गोधूमः स्वादु शीतल जीवनो ब्रह्मणो वश्य वृश्य स्निग्ध स्थैर्य करो गुरु नंदीमुखी मधुली च मधुर स्निग्ध शीतले त्यम शूक धान्य नाम पूर्वो वर्ग समाप्यते। हाँ, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं श्लोक। किसी को पढ़ना है? कोई पढ़ना चाहते हैं आप लोगों में से? नहीं तो आप सर हिंदी वाला ही पढ़ दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। रक्तशाली महाशाली कलम शकुनाहरत तूर्णक दीर्घशोक गौर पांडुक लांगुल सुगंधिकर अर्थात वंशराज लोहवाल शारीवा प्रमोदक पतंग और तपनीय तथा अन्य उत्तमशाली ठंडे रस और विपाक में मधुर किंचित वातकारक स्निग्ध पुष्टिकारक शुक्र और मूत्रवर्धक है। मल को थोड़ा उत्पन्न करने वाले एवं रोकने वाले हैं। मधुर विपाक होने से कब्ज करना प्रभाव से है। इन सब चावलों में लाल चावल श्रेष्ठ है। ये लाल चावल तृष्णा नाशक और त्रिदोष नाशक है। इनसे उतरकर महानशाली फिर कलम और फिर उत्तरोत्तर गुण न्यून होते गए हैं। यवक हायन पांसु बाप्य नैषद आदि चावल मोटे धान्य चावल आदि के विपरीत गुण करते हैं। अर्थात लाल चावल तृष्णानाशक और त्रिदोषहारक है और ये इनके विरुद्ध गुण वाले हैं। षष्टिक यानी 60 ग्रीष्म ऋतु में पकने वाले धान्य शीत लघु मधुर त्रिदोषनाशक शरीर को दृढ़ करने वाले हैं। इनमें श्वेत 60 श्रेष्ठ है और काली जाति के धान्य इनसे हीन गुण वाले हैं। चौथा है वरक उदालक चीन शारद उज्ज्वल अर्दुर गंधक और कुरविंद। ये षष्टिक धान्यों की जातियां हैं। ये गुणों में हीन गुण वाले होते हैं। नंबर 5 व्रीहि विग्रीही शरद ऋतु में पकने वाले चावल मधुर रस अम्लपाकी पित्तकारक होते हैं। इनमें पाटल जाति का धान्य मल मूत्रवर्धक और त्रिदोषकारक है। कोरदूष कोद्रव्य कुधान्य कोदो शामक सामक ये धान्य कषाय और मधुर रस लघु वायुकारक कफ पित्तनाशक शीतवीर्य संग्राही और शोषक है। छठा है हस्ती सांचक निवार अर्थात देवभात तोयपर्णी गवेदुक प्रशातिका अम्ब श्यामक लोहिताणु पेंगु मुकंद झिंटी गरमुटी चारुक बरक शिविर उत्कट जूर्णाय जोनार ये सब धान्य गुणों में सामक के समान है। 7 नंबर पे है जो रुक्ष शीत गुरु मधुर रस वायु और मलकारक शरीर को स्थिर करने वाले कषाय रस बलकारक और कफजन्य विचारों को नाश करने वाले हैं। वेणु यव रुक्ष मधुर कषाय अनुरस कफ पित्तनाशक मेदक्रमी और विष के नाशक एवं बलकारक हैं। और 8वां है गेहूं टूटे हुए को मिलाने वाला वातनाशक स्वादुरस शीत वीर्य जीवनीय रंगण कारक वृश्य शुक्रवर्धक स्निग्ध स्थिरता कारक गुरु है। नांदी मुखी और मधुली ये दोनों मधुर स्निग्ध शीतल हैं। यह शुक धान्यों का पहला वर्ग समाप्त हुआ। जी सर। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि शुक धान्य जो हैं वो रक्तशाली महाशाली कलमशाली शकुनाहरशाली तूर्णकशाली दीर्घशुक गौरशाली पांडुशुक लांगुलशाली। ये संस्कृत वाला टीका से पढ़ रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। सुगंधक लोहवाल और सारीवा प्रमोदक पतंग और तपनिया ये इसके टाइप होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी शाली धान्यों की उत्तम जातियां होती है। सामान्यतः सभी शाली धान्य रस और विपाक में मधुर होते हैं। फिर उसके बाद में अल्प रूप में वातवर्धक होते हैं। पुरुष को बांधकर अल्प मात्रा में निकलने वाले होते हैं। शुक्र और मूत्रवर्धक और वीर्य में शीत होते हैं। रक्तशाली उन सब में श्रेष्ठ होती है। यह तृष्णा नाशक होती है।
और त्रिदोष शामक होती है। इसी प्रकार रक्तशाली से महाशाली, महाशाली से कलमशाली आदि क्रमशः कम श्रेष्ठ होते हैं। फिर यवक, हैनक, पांशु, वाप्य और नैषधक आदि धान्य जो शाली के ही भेद हैं, उपयुक्त धान्यों के गुण दोषों का अनुसरण करते हैं। चक्रपाणी जी इसमें बोलते हैं कि यहाँ वर्णित शाली धान्यों की विभिन्न जातियां अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। इनके नाम को जानने पर भी उसकी दूसरी जातियां उसी रूप में नहीं रहती हैं। इन धान्यों के नाम, स्थान भेद ये प्रायः बदल जाते हैं। एक नाम एक क्षेत्र में प्रचलित है, यही दूसरे क्षेत्र में दूसरा प्रचलित होता है या कम प्रचलित होता है। शकुनाहत मतलब ऐसा रक्तशाली, शकुनाहत नाम का, जो चक्र नाम से प्रसिद्ध है। रक्तशाली नाम स्वयं से प्रसिद्ध है। महाशाली मगध में प्रसिद्ध है। शाली हेमंत ऋतु में उत्पन्न होने वाला धान्य है। षष्ठी जो है ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाला धान्य है, षष्ठी। और व्रीहि धान्य जो है वो शरद ऋतु में होने वाला धान्य, अलग अलग सीजन में होने वाले धान्य हैं। फिर उसके बाद बता रहे हैं रक्तशाली आदि धान्य मधुर रस और विपाक के होते हुए भी अपने प्रभाव से मलबद्धता, कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न करते हैं। रक्तशाली के बाद महाशाली तुल्यात्मक रूप से कुछ कम गुणों वाली होती है। कलमशाली महाशाली से कम गुणों वाली होती है। इसके बाद क्रमशः शकुनाहत आदि द्रव्य धान्य क्रमशः अल्प गुणों वाले होते हैं। शाली धान्यों में रक्तशाली के जो गुण बताए हैं वो तृष्णा नाशक होते हैं, त्रिदोष शामक होते हैं। इसके विपरीत गुण यवक आदि से पाए जाते हैं। यवक, भयानक, पांशु, तप्य, नैषधक ये तृष्णावर्धक, त्रिदोष कोपक गुण वाले पाए जाते हैं। और फिर बोल रहे हैं कि षष्टिक धान्यों के गुण, षष्ठी जो 60 दिन में पकने वाला षष्ठी चावल होता है वह ग्रीष्म ऋतु में होता है। शीत, स्निग्ध, लघु, मधुर, त्रिदोष शामक, शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है। और 60 धान्यों में श्रेष्ठ होता है। और 60 दिन में जो पकने वाले और भी द्रव्य है ना, उसमें ये जो षष्ठी चावल होता है वो श्रेष्ठ होता है। जो 60 अन्य कृष्ण और गौर वर्ण वाला होता है, ये गौर 60 से कुछ कम गुण वाला होता है। फिर बोल रहे हैं कि वरक, उद्दालक, चीनक, शारद, उज्ज्वल, दुर्धर, गंधन और कुरुविंद ये धान्य षष्ठी धान्यों से कुछ कम गुणों वाले होते हैं। फिर व्रीहि धान्य बता रहे हैं कि व्रीहि धान्य रस में मधुर, विपाक में अम्ल, पित्तवर्धक एवं गुरु होता है। गुरु का अधिष्ठाय पचने में भारी ये होता है। गुरु है मतलब पचने में हैवी है। फिर पाटल धान्य मूत्र और पुरुष की मात्रा को बढ़ाने वाले होते हैं और अत्यधिक मात्रा में मूत्र और पुरुष को उत्पन्न करते हैं, शरीर में उष्णता को बढ़ाते हैं और दोषों को प्रकोपित करते हैं। चक्रपाणी जी बोलते हैं कि षष्ठी के गुण के प्रसंग में आकर प्रशेष होने से अगुरु का अर्थ लघु किया गया है। मात्राशीति अध्याय में षष्ठी को लघु गुण युक्त स्वीकार किया गया है। चक्रपाणी जी बोलते हैं कि श्वेत षष्ठी से कृष्ण गौर षष्ठी चावल कुछ अल्प गुणों वाला होता है। फिर वरक, उद्दालक आदि धान्य षष्ठी से भिन्न होते हैं। उस आचार्य ने वरक आदि धान्य के रूप में स्वीकार करते हैं। चक्रपाणी जी बोलते हैं कि यह चावल शरद ऋतु में तैयार होता है। व्रीहि धान्य शरद ऋतु में पाटल धान्य भी व्रीहि का एक विशेष प्रकार वो भी उत्पन्न होता है। आचार्य सुश्रुत पाटला सबसे व्रीहि से भिन्न धान्य की जाति का ग्रहण करते हैं। इस बार उनके गुणों के कथन से यहाँ कोई औषधि नहीं है। फिर बोलते हैं कि कोरदुष या कोरोद्रव या श्यामक ये दोनों धान्य कषाय और मधुर रस युक्त होते हैं, लघु होते हैं, वातवर्धक होते हैं, कफ पित्त नाशक होते हैं, वीर्य में शीत होते हैं, संग्राही, मल को बांधने वाले होते हैं और रसादी धातुओं का शोषण करने वाले होते हैं। जो सांवा नाम की एक जाति है, निवार है, तोयपर्णी है, गवेदुक है, प्रशांतिका है, अन्य शामक है, लोहिताणु है, प्रियंगु है, मुकुंद है, झिंटी है, गरमुटी है, वरुक है, वरक है, शिविर है। फिर उसके बाद में उत्कट है, जो नहनी है, ये सब श्यामक सदृश जी ही होते हैं। कोदुष आदि को धान्यों में विवेचन किया गया है। कोरदुष या कोद्रव, कोदो विशेष रूप से कफ और पित्त का नाशक है। ये रक्त पित्त निदान में भी कोद्रव के बारे में बताया कि ये पित्त वर्धक होता है। और फिर बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति यवक, उद्दालक, कोरदुष प्रधान अन्नपान का सेवन करता है, उसके बाद निष्पाव कांजी आदि द्रव्यों का पान करता है, इस संयोग प्रभाव से व्यक्ति का पित्त प्रकोपित हो जाता है। श्यामक या शावा एक प्रकार का तृण धान्य है। और फिर बोल रहे हैं कि जो जिस भूमि में उत्पन्न होती है लाल
लाल शुकों वाली होती है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं जौ के गुण। जौ, यहाँ 7वां नंबर का आप लोग को दिख रहा है। जौ के गुण बता रहे हैं कि रुक्ष, शीत, वात और मल को उत्पन्न करने वाला, मधुर रसयुक्त, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाला, कुछ कषाय रसयुक्त, बलवर्धक और कफज व्याधियों का नाशक होता है। फिर वेणु यव के गुण बताए हैं कि रुक्षता उत्पादक, इनका रस मधुर, अनुरस कषाय, कफ पित्त नाशक, मेध कृमि और विष का नाश करने वाला और बल्य होता है। यव गुरु होते हुए भी रुक्ष होने से वायु को अत्यधिक बढ़ाता है। अथवा आचार्य सुश्रुत यव को लघु और लघु गुण युक्त स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद में बोलते हैं गेहूं के गुण, 8वां नंबर का। 8वां नंबर का ये संधान कारक होता है, भग्न आदि को जोड़ने वाला, वातनाशक, मधुर रसयुक्त, शीत वीर्य, जीवनीय, प्रिहणीय, वृष्य, मैथुन शक्ति बढ़ाने वाला, स्निग्ध, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाला गुरु होता है। नांदीमुखी और नकुली धान्य रस और विपाक में मधुर, स्निग्ध और शीत वीर्य होते हैं। इस बार शुभ धान्यों में ये हो गया। तो चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं कि गेहूं में मधुर है, शीत है, इत्यादि गुणों के योग से कफ वर्धक होते हैं। सुश्रुत संहिता में इसको श्लेष्मक कहा गया है। वसंत ऋतु में कफ की उल्बणता में, प्रसादता में यव गोधूम भोजना, यव गेहूं आदि को भोजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ऐसा निर्देश किया गया है। गेहूं से पुराना गेहूं का अर्थ किया जाता है। पुराना गेहूं जो होता है कफ वर्धक नहीं होता है। इसका निर्देश प्राय श्लेष्मलम मधुरम ऐसे अध्याय में कहा गया है। नांदी मुखी नाम का जो गेहूं होता है वो गेहूं का एक टाइप होता है। और इस तरह से शुक धान्य जो है वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद में शमी धान्य। आदरणीय डॉक्टर राम जी, आप कृपया पढ़ेंगे 23 नंबर का श्लोक। डॉक्टर राम जी। हाँ सर। जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, आप पढ़िए प्लीज। कषाय मधुरो रुक्षा सीता पाके कटुर्लघु विशद श्लेष्म पित्तग्रो मृदुग सुप्योत्तमो मता वृश्य परम वातहरा स्निग्धोष्ण मधुरो गुरा बल्यो बहुमूल्य पुरुषत्वं भाषा शीघ्र ददाति च राजमासा सरो रुच्य कपा शुक्राम्ल पित्तकृत तस्वा दुर्बल्यो रूक्षा कषायो विशदो गुरु उष्ण कषाया पाके अम्ला कफ सुका नीलापः कुल्था ग्राहिणा काश हिक्का श्वासा सरसा हिता मधुरा मधुरा पाके ग्रहणो रूक्ष शीतला मकुष्ट मकुष्टकः प्रशस्यन्ते रक्तपित्त ज्वरादिषु। जी सर, हाँ नीचे एक करिए। मिनट रुकिए, हाँ मैं करता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, जी सर पढ़िए। चणकाश्च मधुराश्च खडिकः सहृण्वा लघ्वा शीतमधुरा सक्साया वृक्षणा पित्तश्लेष्मणि सस्यन्ते सूक्ष्म सूपेष्वालेपनेषु च तेषां मसुरा संग्राही कालायो बातलः परा स्निग्धोष्ण मधुर स्तिष्ठः कषाया कटु कस्तिला त्वश्च केशश्च बलस्य वात्रघ्रा कफ पित्तकृत गुरुभ्योऽथा मधुरा असीता बलघन्यो रूक्षणात्मिका स्नेहा बलाभिभार्योज्या विविधा सिंह जात्या सिंभी रूक्षा कषाया च कोष्ठवात प्रकोपिनी न च वृष्या न च चक्षुष्या विशिष्टभ्य च विपच्यते आडिकी कफ पित्तगग्नि बातला कफ वातनुत अवलगुजा सेडग जो निष्पावा बात पित्तला। सर ऊपर करिए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, कुछ लोग एंट्री भी कर रहे हैं ना। हाँ एक मिनट रुकिए, हाँ पढ़िए। काका काकांडोलात्म गुप्तानां माधव माघ माश्वर।
माघवत फला मादिशेत द्वितीयोभ्यम समी धान वर्ग प्रक्ता महर्षिणा। हाँ समी आदरणीय धान डॉक्टर प्रदीप, एक मिनट रुकिए सर, वो श्लोक पढ़ने दीजिए सर को। डॉक्टर प्रदीप सर जी, आप पढ़ना चाहेंगे? सर पढ़ना चाहते हैं क्या कोई? डॉक्टर प्रदीप सर नहीं पढ़ना चाहते? पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ। आप पढ़िए सर। कषाय मधुरो रुक्ष शीत पाके कटु लघु विशद श्लेष्म पित्तग्नो मुद्गः सूप्यो उत्तमो मतः प्रश्य परम वातहर स्निग्धो उष्णोग्ल मधुरो गुरु बल्यो बहुमल पुष्वत्वं माश शीघ्रं ददाति च राजमास सर्वो रुच्य कफ शुक्राम्ल पित्तकृत तत्स्वादो वार्तुलो रुक्ष कषायो विशदो गुरु उष्णः कषाया पाके अम्ला कफ शुक्र निलापः कुलत्था ग्रहण कास हिक्वा श्वास श्वासार्स शाम हिता मधुरा मधुरा पाके ग्रहिणो रुक्ष शीतला मकुष्ठ का प्रशंते रक्त पित्त ज्वरादिशु। थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा सर। चणकाश्च मसुराश्च खंडिका सहरेण लघवः शीतमुधरा सकषाया विरुक्षणा पीत श्लेष्मणि शस्यन्ते सूपेष्वालेषु च तेषां मसुरः संग्राही कलायो वातलः पर स्निग्धोष्ण मधुरस्तप्त कषाय कटुक स्थल त्वचयः केशश्च बलश्च वातघ्न पित्तकृतः गुल्यो अर्थ मधुरास्ति शीता बलग्न्यो रुक्षणात्मका सस्नेहा बलि अभिभर्जयो विधा शिम्बी जातय शिम्बी रुक्षा कषाया च कोष्ठवात प्रकोपनी न च वृष्या न चक्षुष्या विष्टभ्य च विपच्यते आड़की कफ पित्तग्नि वातला कफ वातुन्वत गुज्ज षैडगजो निष्पावा वात पित्तला काकांडुला आत्मगुप्ता नाम माशवत फल मादिशेत द्वितीयो अयम शमी धान्य वर्ग प्रोक्ता महर्षिणा। जी सर। हाँ डॉक्टर राम जी, आप ये पढ़ दीजिए शमी धान्य वर्ग। जी सर। समी धान्य वर्ग मूंग कषाय मधुर रस रूक्ष शीत विपाक में कटु लघु स्वच्छ श्लेष्म पित्तनाशक और दालों में सबसे उत्तम और समी धान्यों में भी उत्तम है। उड़द अत्यंत वृक्ष वातनाशक स्निग्ध उष्ण मधुर और गुरु है। ये बल कारक अधिक मात्रा में मल उत्पन्न करने वाले और पुरुषत्व को शीघ्र उत्पन्न करने वाले हैं। राजमास मल वेदक रुचिकर कफ वीर और अम्ल पित्त को करने वाले उड़द के समान मधुर वायुकारक रूक्ष कषाय और स्वच्छ और गुरु है। कुलत्थी कषाय रस विपाक में अम्ल कफ शुक्र और वातनाशक ग्राही संग्राही तथा काश श्वास हिचकी अर्श रोग में हितकारी है। मोठ मधुर रस मधुर विपाक संग्राही रूक्ष शीतल रक्त पित्त और तथा ज्वर में प्रशस्त है। चने मसूर खाडिक त्रिपुट फाफरा और मटर लघु शीतवीर है। मधुर कषाय रस रूक्ष कफ पित्त में हितकारी है। इनका उपयोग दाल में तथा लेप में होता है। इनमें मसूर सबसे अधिक संग्राही और मटर सबसे अधिक वायु कारक है। तिल काले तिल स्निग्ध उष्ण मधुर रस तीक्ष्ण कषाय तिक्त त्वचा और बालों के लिए हितकारी शक्तिदायक वातनाशक तथा कफ पित्तवर्धक है। यहाँ पर कहे हुए सामी धान्यों के सिवाय जो दूसरे गोल जाति के धान्य हैं वे सब गुरु मधुर उष्ण बलनाशक रूक्ष स्निग्ध शक्तिशाली पुरुषों में खाने लायक हैं। सामान्य सिम्बी धान रूक्ष कषाय कोष्ठ में वायु का प्रकोप करने वाले अब्रस नेत्रों के लिए अहितकारी और पचने तक का मल मूत्र का अवरोध करने वाले हैं। अरहर तुअर कफ पित्तनाशक वायु कारक है। बापची
चक्रमर्द के बीज कफ वायुनाशक है। निष्पाव सफेद बाल लोबिया पित्त कारक वायु कारक। काकांड सूकर सिम्बी पौंच उमा अलसी और पौंच इनका गुण उड़द के अनुसार है। इस प्रकार आत्रेय ऋषि ने समी धान्य का दूसरा वर्ग कह दिया है। जी हाँ, सर। अब ये द्विदल वाले जो रहते हैं ना, जिसमें दो दल रहते हैं, उसको शमी धान्य बोलते हैं। आप लोग देखेंगे चना है, चना को फोड़ेंगे तो उसमें दो दल होते हैं, वो शमी धान्य होते हैं, दाल वाले। हाई प्रोटीन वाले जो डाइट होते हैं, हाई प्रोटीन वाले दाल है। तो उसमें मूंग जो सबसे पहले बताया, ये कषाय रसात्मक मधुर रस रुक्ष होता है, शीत होता है, विपाक में कटु होता है, लघु स्वच्छ श्लेष्म पित्त नाशक, और दालों में सबसे उत्तम और शमी धान्यों में भी सबसे उत्तम मूंग दाल होता है। इसमें हीलिंग करने की, ग्रैन्युलेशन टिश्यू लाने की, फाइब्रिनोजिन बनाने की, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको बनाने की सबसे ज्यादा ताकत मूंग में होती है। उड़द जो है अत्यंत वृष्य होता है, शुक्र बढ़ाता है, वात नाशक होता है, स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, मधुर होता है और गुरु होता है। ये बल कारक सर होता एक है। मैं पूछूं सर आपसे थोड़ा सा। आप पूछिए पूछिए, डिस्कस उड़द करते दाल हैं। सर बताते हैं वो होते हैं मतलब उड़द की दाल खाने से स्वेलिंग वगैरह आता है वैसे होता है तो बात नाशक बता रहे हैं सर। हाँ, तो उससे स्वेलिंग कहाँ आता है? उड़द ज्यादा खाने से और फिर मतलब दाल खा के सोने से होगा ना। उड़द खाने से कभी भी ये नहीं होता है कि स्वेलिंग हो रहा है। वात नाशक बोला है। अच्छा नहीं सर आप लोग बंद कर देते ना जब कुछ होता है उनको जब बात सब पर दालें बंद टॉपिक हो तो। इसलिए करते हैं क्योंकि ना वो पचने में भारी भी बताया है। श्लोक में बता रहे हैं कि गुरु है, मधुर है और गुरु है। तो दाल पचता नहीं है इजीली। मूंग दाल पच जाता है लेकिन उड़द नहीं पचता है, हैवी गुरु रहता है। लेकिन अच्छा जिसकी अग्नि अच्छी है उसको बल कारक है। ये मल को ज्यादा उत्पन्न करने वाला है और पुरुषत्व को शीघ्र उत्पन्न करने वाला है। पुंसत्व शक्ति बढ़ाता है। चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कफ वर्धक है। हाँ, बराबर। कफ वर्धक है तो अग्नि मंद होगा, और उड़द खाएंगे तो फिर तो वो शोथ भी करेगा। अग्नि के हिसाब से कौन सा दाल्य देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, शोथ में निषेध है। शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। डॉक्टर शशि मैडम, आपने जो लिखा है हाँ जी बताइए। सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली सुबह किचन बिजी होते हैं इसलिए नहीं बोलती हूँ। देखिए सर, ऐसा है कि दालें हैं तो प्रोटीन का सोर्स है, सबसे बड़ी बात है। और मूंग उसमें हल्की है, इस वजह से बहुत अच्छी है, पथ्य में इसीलिए काउंट होता है। और सर जैसा बताते भी हैं कि मूंग दाल को 3 दिन भी रख दो तो खराब नहीं होती, मतलब काफी टाइम इसका होता है। उड़द की दाल के साथ बहुत अच्छाई ये है कि इसके अंदर अधिकतर शुक्र वाले गुण होते हैं, तो शुक्रवर्धक होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि गुरु होती है, पचने में जब भारी हो गई तो आपकी डाइजेस्टिव फायर को अगर कोई चीज सपोर्ट नहीं किया तो और प्रॉब्लम दे जाएगी ना। इसलिए पंजाबी में कहावत है, किसी को माँ स्वादी किसी को बाती। मतलब किसी किसी को देखते हो, इधर दाल मखनी जो बनती है पंजाब में, मेनली उसमें उड़द दाल ही तो होती है और राजमा वगैरह थोड़ा अलग से ऊपर से डालते हैं, तो बहुत भारी होती है जो आजकल खाने का कल्चर बना हुआ है। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत सपोर्ट करती है तो उस वक्त आपके लिए उड़द की दाल बहुत अच्छी चीज है। ठीक है सर। तो अपने पेशेंट्स को जैसे भविष्य में आप देते हो ना कि उड़द दाल की खीर दी जाती है, उड़द दाल का हलवा दिया जाता है, मैं अपने कई सारे पेशेंट्स को बताती हूँ कि खीर उर बनाकर इसकी खाते रहो। तो खा सकते हैं पर डाइजेस्टिव फायर सपोर्ट करनी चाहिए, सबसे बड़ी शर्त है। जी सर, थैंक यू सर। फिर इसके बाद है राजमाश। राजमाश मतलब जिसको हम राजमा बोलते हैं। राजमा, ये मल भेदक होती है, मतलब पेट अच्छे से साफ करती है। वायु और मलों की गति को बढ़ाने वाली होती है, अच्छे से पेट साफ करती है राजमा। रुचिकर होती है, सब लोग राजमा चावल खाते हैं, कितना टेस्टी रहता है। ये कफ पीढ़े को बढ़ाती है, ज्यादा खाने से अम्ल पित्त को भी करती है। और उड़द के समान मधुर भी होती है, वायु कारक, रूक्ष, कषाय, स्वच्छ और गुरु होती है। राजमा के बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है? ज्यादा खाने से ये रुक्षता उत्पन्न करने के बाद ग्रंथों में बोला है कि शुक्र का नाश करती है। राजमा भी बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं खाना चाहिए, रुक्षता उत्पन्न करती है। सबसे श्रेष्ठ तो मूंग दाल बोला है। कुल्थी जो है, कुलत, जिसको मराठी में हुलगा बोलते हैं, रस विपाक में अम्ल और कफ, शुक्र और वायु नाशक, संग्राही होती है, काश, श्वास, हिचकी और अर्श रोग में देते हैं। उसी तरह से मकुट या मोठ, मधुर रस, मधुर विपाक, संग्राही, रुक्ष, शीतल, रक्तपित्त और ज्वर में प्रशस्त है।
जहाँ पे जो व्याधि है उस हिसाब से वो दालों को दें तो ज्यादा अच्छा फायदा होता है। चना, मसूर, खंडिक, त्रिपुट, फाफड़ा और मटर लघु शीतवीर्य मधुर कषाय रस रुक्ष कफ पित्त में हितकारी होता है। चना, चना दाल सब लोग खाते हैं, सबको पसंद है ये। और आप देखेंगे तो गुजरात में हरिहर सर को पूछिए, वहाँ चना दाल का जो बेसन होता है उसके बहुत सारे फाफड़ा और क्या क्या चीजें बनाते हैं, पकोड़े वगैरह, बहुत कुछ, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। मुझे तो नाम भी याद नहीं है। बेसन का ज्यादा प्रयोग होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, और ड्राइनेस की वजह से शक्ति बहुत लॉस होता है वहां पे। ड्राइनेस भी है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हाई प्रोटीन डाइट करना ही पड़ता है। तो चना जो है वो बहुत ज्यादा ताकत देता है, इसलिए बेसन का सेवन सौराष्ट्र में, गुजरात में बहुत ज्यादा होता है। अगर दाल नहीं खाएंगे ना तो बहुत जल्दी वीकनेस आएगा। डॉक्टर हरिहर सर, आप सुन रहे हैं? डॉक्टर हरिहर सर, शायद सर सर एक बिजी मोठ है। दाल के बारे में बताएंगे सर, मोठ कौन सी दाल होती है सर? मकुष्ट होती है ना, जिसको हम मटकी बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो जैसा अनुरिता मैम, आप बताएंगी मटकी के बारे में? वो जो मूंग दाल होता है ना, उसी का छोटा यस भी होता सर। है लेकिन हार्ड होता है। अ, मटकी के बारे में बताइए। सर ये मटकी मतलब इसको स्प्राउट्स बनाने के लिए काम आता है। हमारे इसमें सबसे श्रेष्ठ जैसे मूंग माना जाता है, वैसे मटकी से अब किसी ने ये एक रेसिपी होती है हमारे यहाँ पे जिसमें मिसल पाव, मिसल पाव हाँ, बनाते हैं। मिसल पाव, मिसल पाव। तो अगर वो रेसिपी सुनी होगी तो वो मटकी से ही बनता है। यहाँ का बहुत ही टिपिकल खाना है वो। जैसे अपने यहाँ पे नॉर्थ में राजमा चावल फेमस है, तो वैसे अपने यहाँ पे अगर स्वीट में बोला जाए तो पूरन पोली, और तीखे में बोला जाए नॉन वेज, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो मटकी बहुत पसंद करते हैं। तो उसको स्प्राउट्स ला के और अच्छे से चौंका वगैरह लगा के बहुत अच्छे से उसका ग्रेवी वाला मिश्रण बनाया जाता है। कभी कभी उसको थिकनेस के लिए मूंगफली वगैरह भी डाला जाता है। बहुत टेस्टी खाना होता है। लेकिन अगर ये फ्रेश स्प्राउट्स रहा तो इट इज़ वेरी गुड प्रोटीनेशियस डाइट। इसका थालपीठ वगैरह में भी बहुत अच्छा यूज होता है। जैसे सौराष्ट्र में बेसन का आटा बनाया जाता है, वैसे हमारे महाराष्ट्र में ज्वार मिलेट जो रहता है वो, देन मठ मटकी, उसके बाद में थोड़ा सा इसका बेसन का आटा, ऐसे ये सारे आटे मिला के इसका थालपीठ भी बनाया जाता है, जो बहुत टेस्टी रहता है। क्योंकि सारी जो भी ये श्मी धान्य है उससे बना हुआ रहता है, उसमें सब्जियां वगैरह भी डालते हैं। तो बहुत अच्छा है। मतलब आपको अगर प्रोटीनेशियस डाइट देना है और टेस्टी फूड देना है बच्चों को, तो आप इसका थालपीठ, या जैसे पराठे टाइप का रहता है लेकिन बनाने का तरीका बहुत अलग रहता है वो, और वो दही के साथ में और ठेचा के साथ में बहुत टेस्टी बनता है। तो मट मट मतलब ब्राउनिश कलर का रहता है। उसको पानी में भिगो, 2 दिन में उसको बहुत अच्छे स्प्राउट्स आते हैं। गर्मी रहेगा तो एक ही दिन में आते हैं। और फिर उसके बाद में आप उसको कच्चा भी जस्ट उबाल के जो जिमर्स लोग हैं प्रोटीनेशियस डाइट करके उसमें लहसुन प्याज टमाटो धनिया डाल के अच्छी भेल भी बनाते हैं। जो भेल बनाने का कल्चर है उसमें भी मटकी डाली जाती है। इट्स वेरी मच फेमस इन टू महाराष्ट्र। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा फर्स्ट ईयर यवतमाल में हुआ था, विदर्भा में। वहां पे जो हम्म। मेस का खाना था ना, तो वो मटकी का दाल बना के देते थे, और इतना हाँ हार्ड होता ना, तो मेरा पेट दुखता था रोज मटकी खाने के हाँ, बाद। सब मटकी से मेरा भी पेट दर्द होता है। मैं नहीं चाहता खाती। मैं अगर मूंग का हम मटका डायरेक्ट बना, खाएंगे बिना स्प्राउटेड तो बहुत पेट दर्द होता है, आप पचता मेरे नहीं। घर आइए सर, आपको मैं मूंग की इसका मिसल बना के देती हूँ, मूंग के स्प्राउट्स का। मैं मटकी और मट नहीं ज्यादा। मटकी जो रहता है वो बहुत हार्ड रहता है, बहुत हार्ड जी। और वो लोग क्या करते थे, मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर डाल देते थे, तो यूरिन में भी बर्निंग होता था। अब वहां के लोगों का है कि बैगन की सब्जी जो होता है ना नागपुर साइड में, इतना तीखा खाते, इतना तीखा ना, कोल्हापुर की मिर्ची डालते हैं कि कान से भी आग आग निकले, इतना तीखा। वांगी की भाजी ऐसा देते हैं। चलिए, और फिर क्या बोलते हैं, चना का हो गया। और उसके बाद में मसूर सबसे संग्राही होता है। यहाँ पे एक चीज और बताया यहाँ पे कि वृक्ष वस्तु 3 प्रकार की होती है। शुक्र त्रुटि करम किंचित, किंचित शुक्र विवर्धनम, त्रुटि वृद्धि करम किंचित त्रिविध वृषम उच्यते। कोई वस्तु शुक्र का शरण करती है, तो जो उड़ीद है वो शुक्र का शरण करती है, शुक्र भी बढ़ाती है, शुक्र का शरण करती है। कोई शुक्र को बढ़ाती है, जैसे कि दूध है, मिल्क है, और कपी कच्ची वगैरह। और कोई दोनों करते हैं, तो उड़ीद में तीनों के गुण शुक्र को बढ़ाती भी है,
शुक्र को निकालती भी है और दोनों काम करती है, ऐसे बता रहे हैं। और वृश्य भी है, उड़ीद। और क्या बता रहे हैं कि ये इसके बारे में बता रहे हैं कि सबसे अधिक वायु कारक है मसूर, जो है मसूर दाल, आप लोग खाते हैं, संग्राही है, किसी को लूज मोशन हो रहा है ना तो मसूर दाल का यूज देते हैं, सबसे अधिक वायु कारक भी है, संग्राही भी है। काला तिल जो है वो स्निग्ध उष्ण मधुर रस तीक्ष्ण कषाय तिक्त, त्वचा और बालों के लिए हितकारी है काला तिल, और मेंसेस लाने के लिए आर्तवजनन भी है। काले तिल का काढ़ा और गुड़, हमेशा अंजना मैडम बताती हैं, वो बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी हितकारी है, शक्तिदायक है, वातनाशक है और कफ पित्त वर्धक है। यहाँ पर कहे हुए, लेकिन तिल का हम तेल नहीं ज्यादातर यूज करते पीने के लिए, वो बहुत ज्यादा अग्निमंद करती है, हम लोग काला तिल खाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर कहे हुए शमी धान्यों के सिवाय जो दूसरे कोल जाति के धान्य है वे सब गुरु मधुर उष्ण बल नाशक रूक्ष स्निग्ध शक्तिशाली पुरुषों के खाने लायक है। शक्तिशाली मतलब जिनका अग्नि अच्छा है। सामान्यतः शिमी धान्य रूक्ष कषाय कोष्ठ में वायु का प्रकोप करने वाले और अवृश्य बताए, नेत्रों के लिए अहितकारी है। उड़िद वृश्य बताए, बाकी अवृश्य बोले, और नेत्रों के लिए अहितकारी है, इसलिए हम दाल बंद कर देते हैं, ज्यादा नहीं दाल खाने, क्योंकि वात का प्रकोप हो रहा है ना, तो हम दाल बंद कर देते हैं, क्योंकि कोष्ठ में वायु का प्रकोप करने वाले हैं, पचने तक मल मूत्र का अवरोध करने वाले हैं। अरहर जो तुअर होता है कफ पित्त नाशक वायु कारक है, इसलिए हम अरहर तुअर का दाल थोड़ा कम खाने को बोलते हैं। बाकुची चक्रमर्द के बीच कफ वायु नाशक है। ये सब होने के बाद भी अग्नि अच्छा है, व्यायाम कर रहे हैं, युवा अवस्था है, तो हम हर दाल खाने को बोलते हैं। निष्पाव जो है सफेद बाल लोबिया, ये पित्त कारक वायु कारक है। काकांड शुक्र शिंबी कौंच सेम वगैरह भी इसमें ही आ जाते हैं निष्पाव में। अलसी और कौंच इनके गुण उड़द के अनुसार है। इस प्रकार आत्रेय ऋषि ने शमी धान्य का दूसरा वर्ग कह दिया है। तो अभी मैं ये सेशन बंद करता हूँ, 40 मिनट हो गया है, और मैं ये भगवान का प्रेयर लगा दूँ, 1 मिनट रुक जाइए। सर हम जो तुअर का दाल है वो एसिडिटी भी बंद करते हैं, लेकिन यहाँ तुअर पे का तो दाल पित्त बढ़ाता है, पसीने में हेवी हो जाता है। हाँ हाँ, वो अम्ल भी काफी होता है। हाँ वही, क्योंकि यहाँ पे पित्तनाशक बोला है उन्होंने। हाँ, पित्त नाशक है थोड़ा में, ज्यादा लेने से फिर वो तकलीफ होती और आजकल दालों को कलर भी तो बहुत आता है ना सर, है। कलरेशन होता है उसमें, पॉलिश आता है, पॉलिशिंग। कनाडा से आता है ना, इंडिया में वहां से इम्पोर्ट किया जाता है। मैं ये लगा देता हूँ। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्
अतीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामेश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवा